हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डेवऑप्स सीरीज़ और साथ में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी लिनक्स सीरीज़ भी। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था एसएसएच के बारे में और एससीपी के बारे में कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था। और आज वाले सेशन में मतलब ऐसा टॉपिक ले रहे हैं हम जो कॉमन होता है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर वो लिनक्स यूज कर रहा है तो उसको ये कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी होता है। सो गाइज़, आज हम सीखने वाले हैं यम कॉन्फ़िगरेशन इन लिनक्स के बारे में। सो मेनली यम कॉन्फ़िगरेशन होता है रेड हैट में, और रेड हैट लिनक्स ही हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम रेड हैट लिनक्स के अंदर ही काम करेंगे। सो रेड हैट लिनक्स में हम रेपोजिटरी कैसे सेट करते हैं और कैसे यम को कॉन्फ़िगर करते हैं ये हम देखेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि रेपोजिटरी एक्चुअल में होता क्या है बैकग्राउंड में। जैसे हम जब रेपोजिटरी सेट करते हैं तो रेपोजिटरी में मेनली बैकग्राउंड में वो करता क्या है, वो वाली चीज़ भी हम देखेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत लिनक्स के बारे में आना चाहिए। जैसे अगर आप यम की प्रीरिक्विजिट्स जैसे देखते हो तो वैसे कुछ नहीं होती, बट आपको जैसे फाइल को ओपन करना, क्रिएट करना, उसमें कुछ एडिट करना, ये कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर वो आती है तो आप अभी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती वो, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिनक्स की ट्यूटोरियल होगी, तो उसमें आप जाओगे तो स्टार्टिंग कुछ लेक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हम किसी फाइल को क्रिएट या एडिट कर सकते हैं। मेनली अगर आप फाइल सिस्टम वाली वीडियोस को देखोगे तो वहाँ पे आपको आसानी से वो मिल जाएगा। सो गाइज, यम कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमको कुछ चीज़ कंसीडर में रखनी पड़ती है कि यम आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो यूज़र शुड बी रूट, मतलब आपका जो यूज़र होगा जिससे आप लॉगिन कर रहे हो वो रूट होना चाहिए, क्योंकि रूट के पास ही वो परमिशन होती है जिससे वो रेपोज को सेट कर सके। उसके बाद में हम सेकंड देखते हैं तो ISO इमेज शुड बी माउंटेड। ISO इमेज क्या, जो जिस इमेज से आपने VM पे, वर्चुअल बॉक्स पे आपने ये इंस्टॉल किया था आपका रेड हैट लिनक्स का वर्चुअल मशीन, तो वो वाली ISO उसमें माउंटेड होनी चाहिए। एंड थर्ड वाला भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा यूज़र। सो हम चलते हैं एंटर और हम लॉगिन करेंगे रूट यूज़र से। तो रूट यूज़र के लिए पहले हम नॉट लिस्टेड पे क्लिक करेंगे। लेट मी गो टू नॉट लिस्टेड एंड यहाँ पे रूट, यूज़र नेम इज़ रूट एंड पासवर्ड, मैं इसका पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। सो गाइज, ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया। तो अब हम इसमें जाते हैं टर्मिनल पे। सो टर्मिनल पे जाने के लिए आप एक्टिविटीज़ में जाओगे और टर्मिनल पे क्लिक करोगे एंड चेक करो। यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इसमें पहले से तो यम है या नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पहले तो देखो यम कमांड है क्या। अगर यम आप करके एंटर करोगे, अगर कुछ ऐसे आए कमांड नोट फाउंड, इसका मतलब यम नहीं है। वैसे बेसिकली हर सिस्टम में यम तो पहले से ही होता है। और सेकंड चीज़, जैसे यम करने के बाद अगर ये आउटपुट आ रहा है मतलब यम तो है। उसके अंदर हम इसको क्लियर करते हैं। सेकंड हम चेक करेंगे कि इसमें रेपोज है या नहीं है। तो उसके लिए आप कमांड यूज करोगे यम रेपो लिस्ट, यम REPOLIST, यम रेपो लिस्ट आप करोगे तो ये बोल रहा है नो रेपोजिटरी अवेलेबल। ओके, मतलब अभी तक हमारा यम रजिस्टर्ड नहीं है या कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। सेकंड, अगर आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो, जैसे मैं मान लो यम इंस्टॉल पाइथन कर देता हूँ, तो ये अब ऐसा कुछ एरर आ रही है, देयर आर नो रेपोजिटरीज इन /etc yum repos.d, ऐसा कुछ एरर दे रहा है। ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ एरर है इसका मतलब आपका यम कॉन्फ़िगर नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यम कॉन्फ़िगर है या नहीं। सेकेंड, अगर यहाँ पे ये लिख रखा है दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड टू रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, तो ये एरर है, इसको आप इग्नोर करना। ये जस्ट वार्निंग है कि आपने जो सिस्टम है वो रेड हैट से सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, मतलब मेरा विदाउट सब्सक्रिप्शन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ये आ रहा है। जैसे अगर आप देखते हो नॉर्मल कभी नई विंडोज़ आते हो तो यहाँ पे कोने में लिखा था ना विंडोज़ प्रोडक्ट ID नॉट रजिस्टर ऐसे, तो सेम इसमें भी ऐसे मान लो आप प्रोडक्ट ID नहीं है लिनक्स की, इसलिए ये वार्निंग आती है। और ये भी अनेबल टू रीड कस्टमर आइडेंटिटी, ये सब।
तो ये अगर ये आ रहा है इसका मतलब आपका यम कॉन्फ़िगर नहीं है। तो अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको यम कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये तीनों चीज़ चेक कर ली। वैसे यम की ये डायरेक्टरी बता रहा है कि /etc yum repos.d, इस लोकेशन पे रेपोज रखते हैं हम, तो ये लोकेशन होगी। अब सबसे पहले स्टेप्स कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस वाले फोल्डर पे जाएंगे। सॉरी गाइज, हम ये भी बोल गए थे ISO इमेज को चेक करना, तो एक बार हम ISO इमेज भी चेक कर लेते हैं। तो ISO इमेज चेक करने की, या तो आप अगर इससे देखोगे तो df-h करना, df-h करते हो तो यहाँ पे CD-ROM लिख रखा होगा कहीं पे भी, तब तो आपकी CD अटैच है। जैसे देखो ये लिख रहा है dev SR0 9.5 GB की एक CD इसमें अटैच है, रूट रेड हैट, तो ये यहाँ से दिख गया। ये कमांड याद रखना df-h, या तो ऐसे देख सकते हो, या अगर आपका GUI है तो आप यहाँ पे फाइल्स में जाके और यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे जैसे ये एक नया CD-ROM ऐसे दिखेगी। किसी की ये नहीं दिख रही, मान लो ये मैं इसको एक बार इजेक्ट कर देता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो किसी को ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई CD नहीं आ रही होगी। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे जाके डिवाइसेस में जाना है और CD ऑप्टिकल ड्राइव में जाके यहाँ पे आप या तो आप आपकी इमेज जहाँ पे रखी है उसको चूज़ कर लो। जैसे मेरे में ये दोनों की लोकेशन मैंने सेट कर रखी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके कर सकता हूँ। इसको चूज़ करनी है तो यहाँ पे चूज़ डिस्क करना, एंड जहाँ पे भी रखी है उस पे जाके यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देना। थोड़ी देर बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे वो आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे अब आ गई, तो ये माउंटेड होना चाहिए, इजेक्ट नहीं होनी चाहिए। सेकेंड ये रिक्वेस्ट दी, जैसे अब इसमें जाओगे तो इसी में है ये, ठीक है। तो ये 2 चीज़ होनी चाहिए। अब पहले हम ना इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि रेपोजिटरी होती क्या है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ df-h वापस से ये 2 चीज़ चेक करने के बाद में अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा काम इसमें बता रखा है कि सबसे पहले गो टू द डायरेक्टरी, इस वाली डायरेक्टरी पे जाना है। तो हम इस पे जाते हैं, तो cd/etc/yum.repos.d इस लोकेशन पे जाना और ls करोगे तो अभी वहाँ पे एक सिर्फ ये reddit.repo नाम से ही एक फाइल होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैनुअली कोई भी किसी भी नाम से एक रेपोजिटरी बनानी है। तो उसके लिए आप जैसे मान लो मैं इसमें बनाता हूँ DevOps ज्ञान के नाम से बना देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ TOUCH, टच से बना सकते हो या फिर डायरेक्ट gedit से बना सकते हो। तो मैं बनाता हूँ gedit से, gedit DevOps ज्ञान .repo, एंटर। ऐसे करूँगा तो ये एक नोटपैड टाइप कुछ खुल जाएगा। तो ये सेकंड चीज़ हम कर चुके, उस डायरेक्टरी में चले गए और एक .repo एक्सटेंशन की एक फाइल बना दी। थर्ड स्टेप है अपडेट बेस URL एंड GPG चेक ऑफ ऐप स्ट्रीम एंड बेस OS। हमको ये 2 लोकेशन होती है, ऐप स्ट्रीम और बेस OS, अपनी CD में अपनी उसकी लोकेशन मतलब उसका बेस URL और GPG चेक को सेट करना है। तो वो कैसे करना है एक बार देख लो, बाद में मैं बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं, ये भी मैं बता दूंगा। तो आप सबसे पहले तो जो मैं कर रहा हूँ वही फॉलो करना। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बीच में आप लिखना कुछ भी, मान लो ऐप स्ट्रीम लिख देते हो, ऐप STREAM, ऐप स्ट्रीम लिख दो। फिर यहाँ पे लिखना बेस URL इक्वल टू एंड नीचे GPG CHECK GPG चेक इक्वल टू। अब हम इनकी वैल्यूज़ देखेंगे कि क्या वैल्यूज़ होगी, ये चीज़ चेक करता है। तो सबसे पहले बेस URL ऐप स्ट्रीम की बात करें हम यहाँ पे ऐप स्ट्रीम की। तो ऐप स्ट्रीम के लिए वापस से आपको फाइल्स में जाना पड़ेगा। मालूम मैं फाइल्स में जाता हूँ और अपनी जो भी CD-ROM है उसकी लोकेशन में लो, यहाँ पे लो, और ये वाला फोल्डर है ना ऐप स्ट्रीम, इसके अंदर जाना है बस। और यहाँ की जो भी लोकेशन है यहाँ पे क्या करना, ओपन टर्मिनल। याद रखना CD-ROM में जाके ऐप स्ट्रीम नाम के फोल्डर में जाना और ओपन टर्मिनल करना, ठीक है। और यहाँ पे आके आप PWD करना ताकि आपको यहाँ का प्रेजेंट वर्किंग वो मिल जाएगा, एड्रेस या डायरेक्टरी का पाथ मिल जाएगा। तो इस वाले पाथ को आप करना कॉपी,
और आपकी जी एडिट में जाके पेस्ट कर देना। तो मैं जैसे बेस यूआरएल में कर रहा हूँ। इससे पहले हमको ये प्रोटोकॉल बताना पड़ता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है। तो मैं यहाँ पे फाइल प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ। फाइल मतलब लोकल फाइल से मैं ये कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो ये फाइल:// ये तो आपको लगाना ही है। उसके बाद में जो भी लोकेशन थी उसको पेस्ट कर दो। जैसे मैंने ये पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको याद रखना ये 3 स्लैश आएंगे, 2 स्लैश नहीं 3 स्लैश रन मीडिया रूट रेड हैट 8.0 बेस यूआरएस इनटू 8 जो भी हो, ये पूरी लोकेशन यहाँ तक ये पूरा कर देना। और जीपीजी चेक को आप 0 कर देना और इसको सेव कर दो। मैंने इसको सेव कर दिया एंड क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ठीक है, अब मैं ये दूसरा वाला टर्मिनल जिस पे मैंने वो फाइल बनाई थी उस पर पहुँच गया यहाँ पे। अब मैं वापस से यम रेपो लिस्ट करूँगा, तो देखते हैं कि कुछ अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो यम रेपो लिस्ट करते हैं। अब आप देखो पहले आ रहा था नो रेपोजिटरी, अब एक ऐप स्ट्रीम नाम की एक रेपोजिटरी यहाँ पे, तो इसका मतलब हाँ सही है, आपका ये काम कर रहा है। तो अब आप वैसे आपको ये दो फोल्डर होते हैं जिनको आपको यम करना पड़ता है। तो पहला फोल्डर तो हो गया ऐप स्ट्रीम, और दूसरा अब आप वापस से पीछे जाओगे तो ये बेस ओएस होता है, उस फोल्डर को भी लेना है और उसकी भी लोकेशन ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहले टर्मिनल 1 पे जाते हैं। यहाँ पे जैसे हमको पता है एक फोल्डर पीछे है, तो cd ... एक फोल्डर पीछे गया, ls कर लेता हूँ। अब मेरे को किस में जाना है, बेस ओएस में, तो cd बेस ओएस। अब pwd कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों की, ये दूसरे की भी लोकेशन है और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यस, Ctrl+Shift+C कर लेता हूँ एंड वापस से जो रेपोजिटरी में डेवऑप्स ज्ञान नाम की वो थी उसको मैं वापस से खोला हूँ, एडिट डेवऑप्स ज्ञान रेपोजिटरी, इसको मैंने ओपन कर लिया। सो ये पहली रेपोजिटरी थी, या सेकंड रेपोजिटरी भी हम बना दें। उससे पहले मैं एक बार ऐसे ही इसको पेस्ट कर रहा हूँ इस लोकेशन पे। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी पूरा ये पेस्ट Ctrl+V, और अब ये यहाँ पे ये ऐप स्ट्रीम है ना, इसकी जगह हम ये वाली लिंक लगा देंगे, Ctrl+C Ctrl+X, Ctrl+V। ये हो गया बेस ओएस का, वो हो गया ऐप स्ट्रीम का। तो इसको आप बेस ओएस कर दो, BASEOS बेस ओएस, और इसको ऐप स्ट्रीम का A बड़ा कर देना है। तो अब हमने एक ही फाइल में 2 रेपोजिटरी बना दी, जो एक उसका बेस यूआरएल ये है, सेकंड वाले का बेस यूआरएल ये। अब इसको हम सेव कर देते हैं एंड क्रॉस कर देता हूँ। अब वापस ही मैं यम रेपो लिस्ट करूँगा, तो यहाँ पे पहले एक रेपोजिटरी आ रही थी ना ऐप स्ट्रीम, अब 2 आ जाएगी, ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस। सो ये हो गया हमारा यम कॉन्फ़िगर। अब जैसे अब चेक करना है, पिछली बार हम जैसे पाइथन इंस्टॉल कर रहे थे, अब जैसे हम httpd करके देखते हैं, यम इंस्टॉल httpd में ये लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो लास्ट बार उसमें बता रहा था कि नो फाइल ऐसे कुछ आ रहा था, बट अब देखना कि ये इसको इंस्टॉल कर लेगा, या फिर आपको वो पूछेगा कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, येस और नो, वो सब पूछ लेगा। तो अभी ये पहली बार हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो यस, जैसे अब पहले अगर आप करते तो ये नहीं आता, अब ये आ रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगर्ड यम, लोकली किया है अभी हमने, और इसको वैसे नहीं किया नॉर्मली। तो ये हो गया हमारा यम कॉन्फ़िगरेशन। HR हमने ये चेक भी कर लिया। जैसे अब मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता तो मैंने नो करके एंटर कर दिया, ये अभी इंस्टॉल नहीं करेगा, ऑपरेशन अबॉर्टेड आ गया। सेकंड चीज़, अब ये आपको समझ आया कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ऐसे अगर आपको इंटरनेट से, मतलब ये तो लोकली हो गया, अगर आपको दूसरा भी करना है तो एप्पल भी कर सकते हो। यम इंस्टॉल चेक करते हैं एप्पल को करता है क्या, EPEL
लेट मी चेक कि एप्पल रिलीज इसमें करता है। इसको लोकेशन नहीं पता, इसको पूरा फाइल नाम लिख देता हूँ, एप्पल रिलीज RELEASE। तो इसमें दोनों मैच नहीं कर रहा। जैसे क्या होता है, जैसे अब ये लोकल रेपोजिटरी मैंने बताया, ऐसे कुछ इंटरनेट पे भी रेपोजिटरी है। जैसे ये तो लोकल फोल्डर्स होगा। चलो इसको पहले मैं आपको रेपोजिटरी समझाता हूँ कि रेपोजिटरी होता क्या। तो रेपोजिटरी आप ऐसे मान लो कि एक फोल्डर ही होता है। जैसे मैं CD में जाता हूँ, अगर आप इस CD में, जैसे ये दो फोल्डर है, ऐप स्ट्रीम और बेस OS। अब मैं ऐप स्ट्रीम फोल्डर में गया, इसमें ये रेपो डेटा भी एक बार के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम पैकेजेस में जाते हैं और जैसे इस फोल्डर में गए तो इसमें सॉरी बैक चलता हूँ। हाँ, इस फोल्डर में गए तो इसमें जैसे मैं इस पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखने लिखा हुआ आएगा 6037 आइटम, मतलब इसके अंदर 6037 पैकेजेस रखे हुए हैं इस फोल्डर में। आप इसके अंदर जाते हो तो इसमें सारे पैकेजेस के नाम आ जाएंगे। जैसे ये सारे नाम आ गए। जैसे मैं इसमें सर्च करता हूँ पाइथन, PYTHON, मैंने पाइथन लिखा तो अब पाइथन से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सब यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। जैसे ये पाइथन 3 1.5, ये CLK CPU आइडल, PCP टेस्ट, BRCR, डेटाबस, LXMT, पिप, आपने सुना होगा पिप के बारे में। तो एंड ऐसे ही जितने भी सॉफ्टवेयर इससे रिलेटेड, पाइथन की लाइब्रेरी से रिलेटेड, D लेवल, ये सब यहाँ पे मिल गया आपको। पाइथन 3 भी है और पाइथन 2 भी मिल जाएगा। अगर मैं इसका 2 कर देता हूँ, ये 2 को सर्च करेगा तो पाइथन 2 से रिलेटेड, पाइथन 3 से रिलेटेड। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या असलियत में इस CD में रखे हुए हैं। अब दो तरीके हैं आपको इसको इंस्टॉल करने के। या तो आप मैनुअली इसमें जाओ। जैसे मैं ऐप स्ट्रीम में जाके वापस जाता हूँ, मेरे को कोई भी सॉफ्टवेयर करना है तो मैं उस फोल्डर में जा के उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। जैसे एक बार जैसे ये फोल्डर हो गया, मैं इसमें 2 बार क्लिक करके मैं इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करूँ, पहली चीज़ तो। या फिर चलो ये अब टाइम लगा रहा है तो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, या तो आप डायरेक्टली इसको क्लिक करो, या सेकंड आप यम की हेल्प ले सकते हो। यम क्या कर रहा है, यम ने क्या करा है, इन सबको एक सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है। वो क्या करता है, जैसे ही आपको उससे रिलेटेड कुछ डेटा, ऐसे कुछ सीक्वेंस बना रखा है कि आप जैसे ही आप सर्च करते हो HTTPD, तो HTTPD से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड कर। जैसे मैंने वापस से मैं एक काम करता हूँ, यम इंस्टॉल HTTPD करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि सिर्फ HTTPD ही डाउनलोड नहीं कर रहा, बल्कि उसको जो सपोर्ट करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे ये मेरे को सिर्फ HTTPD करना था, बट ये क्या बोला है, इससे रिलेटेड डिपेंडेंसी, मतलब ये HTTPD इन सब सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करता है और इन सब पे भी करता है। तो ये जैसे मेरे को तो सिर्फ HTTPD इंस्टॉल करना था, बाकी इससे रिलेटेड जो इसको सपोर्ट करते हैं उन सब सॉफ्टवेयर को भी अपने आप ही इंस्टॉल कर देगा। आप सोचो अगर आप मैनुअली आपको VLC प्लेयर इंस्टॉल करना है तो आप VLC प्लेयर से आप मतलब VLC प्लेयर जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है उन सब डिपेंडेंसीज को ये डाउनलोड कर देगा। तो ये मतलब क्या करता है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करता बल्कि उसको अच्छी तरीके से करता है, कभी वो क्रैश नहीं होगा ऐसे इस टाइप में। तो ये क्या हो गया, आपको सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड करता है, साथ में डिपेंडेंसीज भी करता है। और ये डिपेंडेंसीज वो नॉर्मली अपन को जाके नहीं करना, वो खुद मतलब आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम लिखा, वो खुद सर्च करेगा इस पूरे फोल्डर में। 8000 फाइल्स थी ना, सॉरी 6000 फाइल्स है इसमें, तो उन पूरी 6000 फाइल्स में वो सर्च करेगा कि कौन कौन सा आपने जो नाम लिखा है उस सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसीज वाले कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, उन सबको करके अपने आप आपके लिए इंस्टॉल कर देगा। तो ये काम करता है। बाकी इसके अलावा अगर आप ऐप स्ट्रीम के अलावा ये दूसरे वाले फोल्डर में भी जाओगे, जैसे मैं एक फोल्डर पीछे चाहता हूँ एंड बेस OS, तो आप बेस OS में देखोगे इसमें भी 1700 मतलब 1710 आइटम्स है, मतलब इतने सॉफ्टवेयर्स है, उनके अंदर भी सर्च करेगा। तो ओवरऑल आप देखोगे लगभग 8000 के आसपास सॉफ्टवेयर हो गए। तो उन 8000 में से वो HTTPD को ढूंढता है, फिर आपके लिए बताता है कि ये तो आपका सॉफ्टवेयर हो गया और ये जिन पे डिपेंड करता है वो सब सॉफ्टवेयर ले लो, अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं, ये सब बताया था। तो ये एक बेटर तरीका हो गया ना इंस्टॉल करने का। बल्कि नहीं तो अगर आप मैनुअली करते तो आप कैसे करते, आप जाते फिर HTTP ढूंढते, फिर उससे डिपेंडेंसीज ढूंढते, एक एक को करते, तो आपको ये करने में कम से कम
5 मिनट लग जाती, 10 मिनट लग जाती, बट यम से आपने एक कमांड लिखी और सब चीज़ काम हो गया। तो यम आपकी ये चीज़ को फास्ट कर देता है। ये होगा यम के बारे में। अब जैसे ये लोकल फोल्डर हो गया, अभी हम ये पैकेजेस की बात करें तो ये दोनों लोकल फोल्डर, ये EFI ये सब अलग फोल्डर है, इन पे ध्यान मत देना, बस ये 2 ही है जिनमें पैकेजेस रखे हुए हैं। तो ये आपके लोकल इस CD में रखे हुए हैं, वहाँ से उठा रहा है। अब मान लो कुछ ऐसे थोड़ी है कि दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर सब इसमें होंगे, नहीं है ना। तो मेनली क्या हो, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेट पे ही मिलेंगे, तो उनको क्या करते हैं, जैसे उनको आप फायरफॉक्स या गिट सुना होगा आपने, गिट डाउनलोड करना, या फिर चलो छोड़ो, गिट नॉर्मली ज़्यादा किसी ने सुना होगा, तो गिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आपको या तो आप इंटरनेट पे जाके उस गिट की साइट पे जाके फिर वहाँ पे डाउनलोड नाउ करके डाउनलोड करो, या तो वो तरीका है, या फिर डायरेक्ट यहीं पे यम इंस्टॉल गिट लिखते और वो डाउनलोड कर लेता। ये दोनों चीज़ कर सकते थे। तो अब इसके जैसे आपको इंटरनेट से भी वो डाउनलोड करना है, तो इंटरनेट में भी कुछ रेपोजिटरी बना रखी है, जैसे उनमें से एक है एप्पल रिलीज। तो जैसे मैं अभी अगर सर्च करता हूँ EPEL एप्पल रिलीज फॉर रेड हैट 8 एंटर, सो कोई ना कोई आर्टिकल खुल जाएगा, वहाँ से वो आपको जैसे ये टेकमिंट का खुल गया, आप इस पे जाओगे और इसमें कुछ आपको कुछ कमांड्स देंगे, आप उनको सिंपली पेस्ट कर दोगे। जैसे मैं ये कमांड हो गई, मैं इसको Ctrl+A पूरा ही हो गया। कई जैसे अभी ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, तो फुल स्क्रीन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अपनी नेक्स्ट वीडियो में फुल स्क्रीन पे बनाने वाला हूँ, क्योंकि फुल स्क्रीन इस पे डिपेंड करता था यम पे, इसलिए मैंने इतने दिन तक नहीं बनाई थी, और थोड़े दिनों से तो मैं बीमार भी चला था, इसलिए मैं वैसे भी थोड़ा गैप हो गया इस वीडियो में। सो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो भी ये लिंक होगी उसको कॉपी, इसको तो नो कर देता हूँ और क्लियर करके उसको पेस्ट कर देता हूँ, CLEAR Ctrl+V, क्या हुआ, Ctrl+Shift+V, sudo DNF इंस्टॉल ये। तो जैसे अप टू 7 विंडोज 7 रेड हैट 7 तक यम कमांड थी, अब DNF कमांड होगी। जो मैंने बताया सेम ही चीज़ होती है, DNF और यम कुछ अलग नहीं है, DNF थोड़ा सा बेटर वर्जन हो गया यम का। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये अपने आप ही ये जो भी प्रोजेक्ट था वहाँ से रेपोजिटरी डाउनलोड कर लेगी। जैसे हम वेट करते हैं, मतलब इंटरनेट से अगर आपको करना है तो आपने एप्पल रिलीज कर सकते हो। एप्पल रिलीज करके आपने, जैसे मैं इसको येस कर देता हूँ, तो एप्पल रिलीज बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, अपने आप ही रेपोजिटरी राइट कर रहा है, अपने आप ही रेपोज लिया, और जो मैंने आपको ये फोल्डर बताया था, जैसे ये एक बार इंस्टॉल हो जाए, हो गया, तो ये मैंने बताया था ना /etc/yum.repos.d। अगर आप इसमें जाते हो, जैसे मैं PWD करता हूँ तो वैसे मैं उसी में हूँ, तो लास्ट टाइम तक हमने देखा था कि सिर्फ 2 ही थी। अब आप ls करोगे ना तो ये अपने आप ही ये एप्पल playground.repo, एप्पल टेस्टिंग modular.repo, एप्पल modular repo, ये मैंने नहीं बनाई, apple.repo, एप्पल टेस्टिंग.repo, तो ये मैंने नहीं बनाई, मैंने तो सिर्फ, जैसे रेड हैट तो पहले से थी, मैंने तो सिर्फ डेवऑप्स ज्ञान नाम से बनाई थी। बाकी ये जो एक्स्ट्रा रेपोजिटरी आ गई ना अपने आप ही, तो वो किसने किया, ये अभी एक्स्ट्रा इसने किया, ये अपने आप, जो मैंने यम इंस्टॉल एप्पल किया था ना वहाँ से, उससे तो उसने लिखी। अब आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अब मैं यम रेपो लिस्ट अब करूँगा, तो अब देखो ये पहले 2 ही थी, ऐप स्ट्रीम और बेस OS ही था, अब ये एप्पल और मॉड्यूलर एप्पल, ये 2 और आ गए। और जैसे लास्ट वर्जन्स में यहाँ पे ये भी बताता था कितने सॉफ्टवेयर हैं, जैसे इसमें 8000, इसमें ये ऐसे भी दिखाता था, बट आई थिंक इस वर्जन से ये नहीं दिखा रहा, तो ये हो गया। आप तो अभी अगर आप देखो तो ये दोनों तरह का हो गया, आपने यम कॉन्फ़िगर लोकली भी कर लिया और इंटरनेट से भी कर लिया, ये एप्पल रिलीज। अब आप इंटरनेट वाले सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो कर सकते हो। सो गाइस, इतना ही था आज के वीडियो में। मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा कि क्या होती है रेपोजिटरी, कैसे हम सेट करते हैं यम रेपोजिटरी। अगर सो गाइस, इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारा सेशन। सो अगर आप अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो कर देना। थैंक यू।